हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज संसाधन विकास और उपयोग का कुछ पार्ट बचा हुआ था, उसको लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित है। हमारा पहला क्वेश्चन है, लौह युक्त अलौह युक्त खनिज से आप क्या समझते? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि लौह युक्त खनिज, ठीक है, ऐसे अधात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश बहुत कम मात्रा में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अलौह युक्त खनिज। लौह युक्त खनिज में लोहे की मात्रा अत्यधिक पाया जाता था, लेकिन अलौह युक्त खनिज में लोहे की मात्रा बहुत कम पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, शीशा, ठीक है, ये सब क्या है? अलौह युक्त। बॉक्साइट, टीन, तांबा, उदाहरण याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधात्विक खनिज से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, ऐसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है, अधात्विक खनिज बोल दिया। तो अधात्विक खनिज किसको बोलेंगे? क्योंकि खनिज को दो भाग में बांटते हैं, धातु और अधातु, जो कि साइंस में आगे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़े नहीं, अभी पढ़ेंगे। तो ऐसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है धात्विक खनिज हो गया। सिंपल सा बात है, जैसे चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर बोलते हैं जो चूना घर में लगाते हैं, चूना पत्थर। और डोलोमाइट, अब्रक, अब्रक बल्ब के ऊपर में जो रहता है उजला कलर का दिखता होगा, होल्डर जहाँ लगाते हैं वहाँ पर, है ना। जिप्सम हो गया, जिप्सम जो है तुमको, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट से कुछ कुछ करके बनता है जिप्सम, या फिर चूना को जो है पानी डालने के बाद ऐसा कुछ, तो देखेंगे आगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, अधात्विक खनिज के कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? तो अधात्विक खनिज के भी दो प्रकार होते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, ध्यान रखना। अलौह युक्त खनिज में ना ऐसे धात्विक खनिज, ठीक है ना, ऐसे धात्विक खनिज, ऐसा धातु का खनिज जिसमें लोहे का अंश कम पाया जाता है, यहाँ अधात्विक लिखा गया है, ठीक है, इसको क्या कर देना है? धात्विक खनिज कर देना है, ठीक है। तो बाकी सब ठीक। अधात्विक खनिज के दो प्रकार हो गए, एक कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक का मतलब क्या हो गया? जिस खनिज में कार्बन का मात्रा हो वो हो गया कार्बनिक खनिज, ठीक है, एक तरह से समझा जाए नॉर्मली भाषा में। और जिसमें कार्बन ना हो तो उसमें उसको अकार्बनिक खनिज, ठीक है। लेकिन यहाँ जब परिभाषा की बात करते हैं हम लोग, तो कार्बनिक खनिज से आप क्या समझते हैं? तो ऐसा खनिज जो जीवाश्म से बने होते हैं। जीवाश्म क्या होता है भैया? तो जीवाश्म होता है जीवों के अंश से। जीवाश्म यानी हम लोग जीव हैं, पेड़ पौधा भी जीव है, तो इन्हीं के अंश से जो खनिज बनता है उसको हम लोग कार्बनिक खनिज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोयला, धरती के नीचे पेड़ पौधा जो है लाखों करोड़ों वर्ष तक जो है, बड़ा बड़ा पेड़, मोटा मोटा एकदम पूरा जंगल जो है नीचे दब गया, वो लाखों करोड़ों वर्ष बाद क्या होता है? कोयला के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया? जीवाश्म ईंधन हो गया। तो कोयला, पेट्रोलियम कैसे बनता है भैया? तो पेट्रोलियम क्या करते हैं? अब सोचो, इतना जीव मरता है, रोज मरता है ना, लाखों लोग, करोड़ों लोग, सड़ता होगा कि नहीं सड़ता होगा? हाँ, नहीं विश्वास है तो जाके गेहूं के बोरा में ना एगो आम रख देना नुका के, 2 ठो 3 ठो 4 ठो बड़का ड्रम में। वो क्या होगा? आम सड़ेगा, सड़ने के बाद उसका रस धीरे धीरे टपक टपक के उस ड्रम में यदि गेहूं होगा तो नीचे बैठ जाएगा रस। बैठेगा ना? 1 दिन में नहीं बैठेगा, 15 दिन में सड़ेगा, 20 दिन में सड़ेगा आम, सड़ तो जाएगा एक न एक दिन। उसी तरह सोचो, इतना आदमी मरता है, इतना पेड़ पौधा, इतना जानवर मरता है धरती पर, तो सारा क्या होता है? उसका जो रस होता है सड़ने गलने के बाद, वो धीरे धीरे धरती के नीचे कहीं पर जा करके बैठ जाता है, ठीक है, जहाँ चट्टान होती है। तो ये चीज़ें होता है। ये हो गया तुम्हारा पेट्रोलियम। तो ये दोनों किसी से बनता है? जीवाश्म से बनता है, ठीक है, फॉसिल बोलते हैं इसको। आगे की बात करें तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है? क्वेश्चन आ गया जीवाश्म ईंधन। तो सबसे पहले तो कार्बनिक खनिज क्या था? तो जो जीवाश्म ईंधन से बना है उसको कार्बनिक खनिज बोलते हैं, जीवों के अंश से। और इसका मतलब क्या हो गया? हम भी कार्बनिक खनिज, हमारे बॉडी में भी कार्बन होगा। क्यों? क्योंकि हम भी जीव हैं, क्योंकि ये तो वही बात बोल रहा है। अब आया जीवाश्म क्या होता है? तो पृथ्वी के सतह के नीचे दबे प्राणी और पादपों के जो अंश होते हैं, जो कि क्या हो जाते हैं? के परिवर्तित होने से बनता है। ये जीवाश्म ईंधन क्या होता है? ईंधन यानी ऊर्जा, ठीक है, ईंधन का उपयोग हम लोग ऊर्जा के रूप में करते हैं। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है भैया? तो ये यही चीज होता है। देखो, दो चीज होता है, जीव जंतु और पेड़ पौधा, ये दोनों क्या होता है? लाखों करोड़ों वर्ष तक जमीन के नीचे दब जाता है, तो ये क्या बना लेता है? ये रूप बदल लेता है, बदलता है, सरगल करके। देखो, पेट्रोलियम यानी तेल जैसा मिलता है हमको, है, लेकिन वो जीव जंतु से ही बना है, तो कहीं ना कहीं लेकिन उसको समय लगा बनने में। तो ये क्या होता है? रूप बदल लिया, तो यही क्या कहलाता है? जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम उदाहरण में दे सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अकार्बनिक खनिज से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल सा बात है, ऐसा खनिज जो जीवाश्म ईंधन से नहीं बने होते हैं,
क्योंकि बताए कि कार्बनिक खनिज किसको कहते हैं, तो जो जीवाश्म ईंधन से बने होते हैं। तो इसका उल्टा जस्ट याद कर लेंगे ताकि मेरे लिए आसान हो जाएगा, हम परीक्षा में अच्छे से लिख पाएंगे। ऐसा खनिज जो जीवाश्म ईंधन से नहीं बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अकार्बनिक खनिज बोलते हैं। जैसे देख लो ऊपर अब्रक, अब्रक अभी अभी बल्ब में दिखाए थे नहीं, बल्ब के ऊपरी भाग में जो रहता है व्हाइट कलर का चमकीला, ये किस चीज से बना होता है, अब्रक से बना होता है। जाके घर में पूछना, स्टूडेंट सब पढ़ता है ना, ये किस चीज से बना होता है, तो ये अब्रक है ना। दूसरा चीज क्या है, ग्रेफाइट। व्हाट इज ग्रेफाइट, तो पेंसिल है, पेंसिल में जो नीब रहता है जिससे हम लिखते हैं, जो पेंसिल वाला नीब है, वो नीब भी किस चीज का बना रहता है, ग्रेफाइट का। तो दो चीज के बारे में तो हम लोग पहचान गए, एक क्या, ये अब्रक, ये याद रख सकते हैं। बल्ब में फिलामेंट रहता है वो किस चीज का रहता है, टंगस्टन का, वो भी याद रख सकते हैं, टंगस्टन का होता है वो। और नाइक्रोम का होता है हीटर में, हीटर देखा है कभी, खाना बनाने वाला, ऐसे ऐसे तार घुमा रहता है, उसमें लाइन लगाते हैं तो लाल हो जाता है, फिर खाना बनता है उसमें, देखा है, नहीं देखे, चलो तो जितना देखा है उसको याद रख सकते हैं तुम लोग। आगे की बात करते हैं हम लोग, खनिजों की प्रमुख विशेषता बतलाइए। खनिज का प्रमुख क्या विशेषता है हमारे यहाँ खास करके, तो सबसे पहला विशेषता ये है कि इसका वितरण असमान है। वितरण असमान का मतलब क्या समझा, कहीं तेल मिलता है कहीं नहीं मिलता। पिपरा में पेट्रोल डीजल मिलता है जमीन के नीचे, नहीं ना, मुंबई हाई में मिलता है, डिगबोई में मिलता है उड़ीसा में, तो अलग अलग जगह मिलता है, हर जगह नहीं मिलता, लेकिन सबको चाहिए ना पेट्रोल डीजल। हाँ, तुम्हारे घर में दूध होता है लेकिन सब खाता तो सब है दूध, है कि नहीं, हमारे यहाँ दूध होता है, हर कोई तो गाय नहीं रखता है, सोनू गाय नहीं रखता है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, असमान वितरण है। उसी तरह से खनिज का भी पूरे देश में क्या है, असमान वितरण है कहीं नहीं है, कहीं कुछ है, कहीं सोना मिल रहा है, कहीं कोयला मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, ये चीज़ें। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज बहुत कम है हमारे यहाँ। खनिज जो है, खनिज किसको बोलते हैं, जिससे हम लोग धातु और अधातु निकालते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, अधिक गुणवत्ता वाले खनिज हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा है कि कम है, बहुत कम है। जैसे देख लो हमारे यहाँ कोयला जो है, कोई सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रेसाइट, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है लिग्नाइट कोयला, तो जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, सिंपल सा बात है, जो धुआं देता है। कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक है, कम क्वालिटी वाले क्या है, खनिज अधिक है। तो एक तरह से थ्योरी देख लो, यदि याद नहीं भी रहेगा तो क्लास में भी दिमाग लगा सकता है कि पढ़ने वाला बच्चा बहुत कम होता है, जो ज़्यादा तेज होता है, जो भूसकोलवा सबका संख्या बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी तरह से हम लोग इसको बैठा सकते हैं इसमें कि खनिज में भी क्या है, कम गुणवत्ता वाला बहुत ज़्यादा है, बेकार क्वालिटी वाला, अच्छी क्वालिटी वाली बहुत कम। समाप्य संसाधन होता है, खनिज क्या है, समाप्य संसाधन। जमीन के नीचे से सोना मिल गया, लोहा मिल गया, लोहा जो यूज करते हैं, छड़ मिलता है दुकान में, कांटी लाते हैं वो भी लोहा है, कहाँ से आता है, जमीन के नीचे से। एक न एक दिन वो खत्म हो जाएगा, जिस दिन खत्म हो जाएगा मुंह खोल के बैठे रहेंगे हम लोग, ये नहीं कर सकते हैं, आज न कल तो खत्म होना है, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा तो फिर गाड़ी ऐसे का ऐसे रह जाएगा। तो ये सब चीज़ें समाप्य संसाधन है। और खनिज का एक और विशेषता क्या, ये सब विशेषता है, ऐसे पॉइंट वाइज एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिल सकता है हम लोगों को। एक बार उपयोग होने पर पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। खनिज का क्या करते हैं हम लोग, एक बार उपयोग कर लिए दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। अब सोना चांदी निकाल लिए हैं तो फिर से तो जादू से नीचे नहीं बनेगा ना, तो इसका उपयोग कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा एक बार में, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब कोयला है, कोयला को जला देगा तो दोबारा फिर कोयला बनेगा, उससे नहीं बनेगा। फिर जो है पेड़ पौधा जमीन के नीचे जाएगा, लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा तब वह कोयला बनेगा, ठीक है। देखो तुमको पता चल गया कोयला कैसे बनता है ना। पेड़ पौधा जमीन के नीचे दबेगा, वह धीरे 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 अपघटित होकर के सड़ के गल के जो भी हो, और वह कोयला में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों को ये चीज़ जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। तो धात्विक और अधात्विक खनिज में तो हम लोग इससे पहले भी पढ़ लिए, धात्विक खनिज में धातु होगा, अधात्विक खनिज में अधातु होगा। तो दो एगो तो अंतर हमको पहले पता चल गया, है ना। धात्विक खनिज में धातु किसको बोलते हैं, लोहा सोना चांदी को, तो धट फट से याद हो गया एग्जाम्पल भी। अधात्विक खनिज किसको बोलते हैं, तो फट से बोल देंगे अधात्विक खनिज में पेट्रोलियम, अभ्रक, ये सब अधात्विक खनिज है, ऐसा कुछ करके, कार्बन, ऑक्सीजन, तो ऐसा कुछ। तो धात्विक खनिज का पहला गुण बताया, ये इसके अनुसार देखो, जब याद नहीं रहेगा तब हम वैसा लिख सकते हैं, और एक्स्ट्रा भी लिख लेंगे तब। गलाने पर धातु प्राप्त होता है, धात्विक खनिज को जब गलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, धातु प्राप्त होता है, क्योंकि खनिज से ही क्या मिलता है, धातु और अधातु मिलता है। और अधात्विक खनिज रहेगा तो उससे अधातु मिलेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, नहीं याद करेंगे तब पर भी याद रहेगा कि धात्विक खनिज को गलाने से क्या मिलता है, धातु मिलता है, अधात्विक खनिज को गलाने से अधातु मिलता है, बात खत्म है।
अब वही चीज यहाँ उल्टा लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? गलाने पर धातु प्राप्त होता है, और अधात्विक खनिज में गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। धात्विक खनिज कैसा होता है? कठोर और चमकीला होता है। धातु जो होता है, लोहा जो होता है ना, जंग देखो लग जाएगा, उसको बढ़िया से साफ करो सरेस कागज से, चकाचक हो जाए, छट छट करेगा, करेगा ना। कठोर होता है, मजबूत भी होता है और चमकीला भी होता है, ठीक है। लेकिन अधात्विक खनिज का अपना चमक होता है। जो कार्बन है ना, उसका क्या होता है? अपना अपना चमक होता है। अपना चमक का मतलब क्या हो गया कि धातु में हम बता सकते हैं, सोना में है, सोना है, चांदी है, तांबा है, पित्तल है, कुछ है, उसको चमकाओगे छट छट करेगा, उसका एक अलग चमकीला है, उसको बता दिए ऐसा। लेकिन अधात्विक खनिज का खुद का सबका अपना अपना चमक है। पेंसिलें देख लो, ग्रेफाइट, वो जो भी बताया पेंसिल का नीब ग्रेफाइट होता है, उसका अपना चमक है। हीरा ले लेगा, उसका अपना चमक है। सबका अलग अलग चमक है। तो ये चीज़ें आग्नेय चट्टान से प्राप्त होता है। कौन? धात्विक खनिज। आग्नेय चट्टान क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि ज्वालामुखी फट जाता है, पता है, धरती के नीचे आग है ना, पता है कि नहीं? धरती 3 भाग में बटा हुआ है, तो सबसे अंदर वाला भाग में आग है। वो क्या होता है? समुद्र में तो परत पतला होता है, पानी होता है, ऐसे गड्ढा बना हुआ है, तो वहाँ पर फट जाता है, ज्वालामुखी निकल जाता है, और वही आग निकलता है, लावा, वो बाहर पानी में आता है, पानी से ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद वो चट्टान बन जाता है, और उसी चट्टान से हम लोग सोना, लोहा निकाल लेते हैं। क्या? परतदार चट्टानों से प्राप्त कौन होता है? अधातु। कौन से चट्टान से? परतदार चट्टान। ये परतदार चट्टान क्या होता है? एक परत, फिर उसके बाद दूसरा परत, तीसरा परत, चौथा परत, इस तरह वाला चट्टान, ठीक है। लेकिन धातु को क्या कर सकते हैं हम लोग? पीट पीट करके तार बना सकते हैं, है ना। प्लास्टिक को पीटोगे तो टूट जाएगा, टूटेगा ना। हाँ, पेंसिल का नीब को निकाल लेना। वो पेंसिल का नीब भी मिलता है दुकान में, देखा होगा बच्चा सबके पास, ऐसे नीब घुसाता है पेंसिल में, तब लिखता है। वो पेंसिल को ऐसे तोड़ दोगे तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन लोहा का तार ले लोगे, उसको खूब पीटोगे तो और लंबा हो जाएगा, है ना। सोना का देख लो, मात्र 1 ग्राम सोना की 10 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना में ये 2 किलोमीटर तक लंबा तार खींच सकते हैं। पतला तार, महीन एकदम। तुम देखा होगा सरस्वती, ये थी किसको सजाने के लिए, सरस्वती पूजा में हाई स्कूल में सजा रहे थे मूर्ति, एक पतला सा महीन तार था, जिसको पीला रंग का, चमकीला रंग का, ऐसे ऐसे मूर्ति देखा होगा, तार जैसा लगा रहता है ना, वो क्या है? धातु से बना होता है। तो ऐसा बना लिया, पूरा तारे रहता है, वो पतला सा तार रहता है। क्यों? क्योंकि धातु है, धातु से हम तार बना सकते हैं, वो टूटता नहीं जल्दी। लेकिन अधात्विक से, खनिज से या अधातु से हम लोग तार नहीं बना सकते हैं। पीटने पर नहीं टूटता, लेकिन जो है अधातु पीटने पर चकनाचूर हो जाता है, ठीक है। तो अभी बताइए दिए। उसके बाद लौह एवं अलौह खनिज। लौह का मतलब होता है लोहा, लोहा यानी आयरन, आयरन समझ रहा है ना, ठीक है। लोहा, और तो सिंपल सा एक अंतर तो यही हो गया, जिसमें लोहा का अंश अधिक होगा उसको लौह खनिज बोलेंगे, जिसमें लोहा का अंश कम होगा उसको लौह खनिज बोलेंगे। अब उपयोग की बात करें तो लौह खनिज का उपयोग किस चीज़ में करते हैं? तो लोहा बनाने में। लोहा खनिज से अधिक लोहा निकलेगा तो हम लोग लोहे न बनाएंगे, लोहा बनाएंगे, या तो स्टील बनाएंगे। स्टील भी लोहे का रहता है, ठीक ना, उसमें और कुछ कुछ मिलाते हैं ताकि जंग ना लगे। स्टील वाला सामान क्यों बनाते हैं? उसमें जंग ना लगे। तो इसका उपयोग, लोहा का उपयोग किस चीज़ में हो गया? लोहा और इस्पात बनाने में, जैसे कि लोहा, अयस्क, निकेल, टंगस्टन, मैग्नीज, ये सब चीज़ें। लेकिन अलौह खनिज में जाओगे तो क्या हो जाएगा? अलग अलग सामान बनाने में। अब अलौह खनिज किसको? सोना, जेवर बनाने में। शीशा, शीशा का उपयोग भी करते हैं, कभी खिड़की में लगा देते हैं शीशा, कभी चश्मा में लगा हुआ है शीशा, है ना। अभ्रक देख लो, बल्ब में लगा हुआ है। तो इसका क्या है? इसका अलग अलग उपयोग है, अलग अलग सामान का अलग अलग उपयोग है। अब कहोगे ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट देखो पेंसिल में है ना। तो ये सब चीज़ें। लौह खनिज का रंग हमेशा सलेटी होता है, सलेटी धूसर होता है। कैसा होता है? सलेटी धूसर या मटमैला होता है। लोहा को कभी ना रगड़ के देखना, ईटा पे, कहीं पत्थर पे, तो चमकता है कि नहीं? उसका रंग हमेशा कैसा होगा? स्लेटी कलर होगा। स्लेट कैसा? स्लेट देखा है? स्लेट पार्टी, हाँ, उसी कलर का। और धूसर होगा, मटमैला रंग का होगा, ठीक है। लेकिन अलौह खनिज का देख लो, इसका रंग कैसा है? चमकीला है। पेंसिल का नीब का रंग कैसा है? उसका कुछ और ही रंग है ना। तो अलग अलग चीज। शीशा का रंग देखो कैसा है, शीशा को तोड़ते हैं या कुछ भी होता है, उसका चमक देखा है? वो कुछ और ही रंग का होता है। पारा देख लो, थर्मामीटर देखा है? थर्मामीटर में देखता होगा, बुखार में लगाते हैं तो एगो चीज होता है, उसमें बढ़ते रहता है, वो क्या चीज होता है? पारा होता है, ठीक है, जिसको मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। तो ये चीज,
लौह खनिज हमेशा रवादार चट्टान में पाया जाता है। हम लोग ये चट्टान देखते हैं, 7th क्लास में ही पढ़ चुके हैं चट्टान के बारे में। तो रवेदार चट्टान में पाया जाता है लौह खनिज, लेकिन अलौह खनिज जो होता है सब तरह का चट्टान में पाया जाता है। ये चीजें हो गई। लौह अयस्क और मैग्नीज के भंडार देश में कहाँ कहाँ पाया जाता है? लौह अयस्क जो है और मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये है कैम्ब्रियन पूर्व के चट्टान यानी धारवाड़ समूह में। कहाँ पर? धारवाड़ समूह में। समूह यानी कि पहाड़ों का एक समूह है जिसको कहा गया धारवाड़ समूह। ठीक है, तो यहाँ लगता है राजस्थान में। नींद आ रहा है। तांबा, सीसा और जस्ता कहाँ पाया जाता है? तो अरावली श्रेणी में। अरावली कहाँ पर है? अरावली हमारे ख्याल से मध्य प्रदेश में, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, ये सब चीजें। तो तांबा, सीसा और जस्ता कहाँ पाया जाता है? तो अरावली पर्वत में। चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम एवं कैल्शियम सल्फेट कहाँ पाया जाता है? तो ये सब पाया जाता है कडप्पा ऊपरी विंध्याचल समूह। देखो विंध्य पर्वत अभी बोले थे, विंध्याचल पर्वत, तो ये सब देख लेना, थोड़ा बहुत जानकारी के लिए होना चाहिए। भारत में खनिज की कौन कौन सी 3 पट्टियां पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पट्टी पाया जाता है खनिज का, अलग अलग जगह क्षेत्र में, उस क्षेत्र का नाम रख दिया गया है। उत्तरी पूर्वी पठार, कौन सा? उत्तरी पूर्वी पठार, दक्षिणी पश्चिमी पठार और उत्तर पश्चिम प्रदेश। ठीक है, अब आगे देखते हैं देश का सबसे धनी खनिज पेटी कौन सा है? धनी का मतलब क्या होता है? जिसके पास सारा चीज संपन्न हो, यानी कि बहुत चीज है, बहुत खनिज है, वो है उत्तरी पूर्वी पठार में। तो सबसे धनी खनिज का पेटी कौन है? 3 पेटी तो है ही है, उत्तरी पूर्वी पठार, दक्षिणी पश्चिमी पठार, उत्तर पश्चिम प्रदेश। तो सबसे ज्यादा धनी है उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, उत्तर साइड से पूर्व भाग में। उत्तरी पूर्वी पठार में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो हम लोग बता सकते हैं, छोटा नागपुर का पठार आता है, हम लोग पढ़े थे बिहार वाला नक्शा में, तो नीचे झारखंड के साथ था, छोटा नागपुर का पठार था। उड़ीसा का पठार है, छत्तीसगढ़ का पठार है और आंध्र प्रदेश का पठार है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज मिलता है। उत्तरी पूर्वी पठार में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, यानी कौन कौन सा धातु अधातु मिलता है? लौह अयस्क मिलता है, मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलीमेनाइट तथा फॉस्फेट, यानी इतना सारा चीज मिलता है तुमको उत्तरी पूर्वी पठार में। तो ये ध्यान में रखेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, यहाँ से कल स्टार्ट किए थे लिखना। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब क्या? स्वामी किसको बोलते हैं? एगो होता है दास, एगो होता है स्वामी। स्वामी बोलते हैं मालिक को। तो मालिकाना हक के आधार पर, इस बल्ब पर किसका अधिकार है ना? खरीद के लाए हैं तो मेरा अधिकार हुआ। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के अलग अलग स्वरूप कौन कौन से हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 स्वरूप होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, जिसको हम लोग निजी संसाधन भी बोलते हैं। हमने यहाँ सारे आंसर को पॉइंट वाइज लिखा है ताकि तुम लोगों को आसानी से याद हो जाए और अच्छे से एग्जाम में लिख पाओ। ठीक है, तो व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन क्या होता है? जैसे कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी संसाधन पर यदि मेरा अपना पर्सनल हक हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? निजी संसाधन कहेंगे। ठीक है ना, अब जैसे कि मेरा ब्रश होता है खुद का, वो मेरा संसाधन है ना, वो निजी संसाधन कहलाता है। ये चश्मा है, सिर्फ हम ही पहनेंगे और कोई नहीं पहनेगा, पुटानी वाला चश्मा नहीं कोई पहन लिया। तो ये चीजें, ये हो गया निजी संसाधन। तो ऐसा संसाधन जिस पर खास व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र हो। दूसरा चीज क्या बोला? सरकार को टैक्स जमा किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जो निजी व्यक्ति होता है वो क्या करता है? सरकार को टैक्स देता है। ठीक है, तो किस किस चीज का टैक्स देते हैं? जमीन का भी टैक्स देते हैं, इसलिए मैंने लिखा भूखंड। बगीचा का भी टैक्स देते हैं, जितना जमीन है ना सारे का टैक्स हम लोग सरकार को भरते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का अपना संसार, अपना जमीन होते हुए भी हम पैसा किसको दे रहे हैं? सरकार को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होगी? तो सबसे आसान है समझने के लिए। समुदाय का मतलब क्या होता है? समाज। समाज का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास अड़ोसी पड़ोसी सब मिला करके समाज बनता है। तो सामुदायिक संसाधन किसको बोलेंगे? तो खास समुदाय के लिए जो वस्तु हो, जगह हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? समुदाय संसाधन, समुदाय, सामुदायिक संसाधन। जैसे उदाहरण के लिए पिपरा में ये प्राइमरी स्कूल है बगल में, ये किसके लिए बना हुआ है? हमारे लिए तो स्पेशली नहीं है। यहाँ पर जितने घर हैं सबके बच्चे जा करके पढ़ते हैं, तो वो क्या हो गया? सामुदायिक संसाधन हो गया। हाई स्कूल देख लो, वहाँ सभी बच्चे जा सकते हैं, तो वो क्या हो गया? सामुदायिक संसाधन हो गया, है ना। इसका पान का दुकान है, ठीक है, पान खाने जाएगा तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को कह दिया सिर्फ आप ही पान खाइएगा भर दिन, जिंदगी भर, ऐसा तो है नहीं। निजी व्यक्ति किसी, वो सार्वजनिक हो गया, कोई भी जा सकता है, कोई भी खा सकता है, इस तरह से। लेकिन एक ऐसे बता दिए जिस पर समुदाय का अधिकार क्षेत्र हो, समूह के लिए उपयोग करना आसान हो, है ना।
समूह के लिए उपयोग करना आसान हो। ऐसा नहीं कि हमारे मोटरसाइकिल रखा हुआ है, कोई आया चाबी लगाया चल दिया, लेकिन क्या होगा, दुकान है तो कोई भी आएगा, कोई भी यूज लेगा, सामान चला जाएगा। वो क्या हो गया, समूह के लिए उपयोग करना आसान हो गया। उदाहरण के लिए देख लो, जैसे शमशान घाट, हमारे यहाँ तो नहीं है, सिनेमा में देखता हो शमशान घाट किसको बोलते हैं, जहाँ पर लाश जलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, शमशान घाट। शमशान घाट में थोड़ा ना कहता है तुम ही जलाओ लाश, कोई भी जला सकता है, जाता है वहाँ पर, वो हो गया। मंदिर, मंदिर में कोई लिखा हुआ है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कोई भी जाता है मंदिर पूजा करने, वो भी क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन। मस्जिद हो गया, पार्क हो गया, पार्क में भी रंग बिरंग का लोग जाता है ना घूमने रे। बाजार हो गया, खेल का मैदान हो गया, बहुत सारा उदाहरण तुम लोग अपने से भी दे सकते हो। तीसरा संसाधन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर देश में उपलब्ध सभी संसाधन पर सरकार का नियंत्रण होता है। राष्ट्रीय संसाधन यानी देश का संसाधन, देश का संसाधन यानी उस पर सरकार का नियंत्रण होगा। तो मैंने वही चीज लिखा कि कानूनी तौर पर देश में जितने भी संसाधन है और जिस पर सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है, वो क्या कहलाता है, सरकारी संसाधन कहलाता है कि नहीं। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे जितना जमीन है, जमीन क्या है, सरकार की है कि नहीं, सरकार टैक्स वसूल रही है ना, इसका मतलब तुमको रेंट पे दिया है या जो भी हो, एक तरह से देश के अंदर जितना भी चीजें सारा सारा सरकार राष्ट्रीय संसाधन हो गया ना। तो ये चीजें हो गई। हम भी तो भारत के वासी हैं, हम लोग भी तो इसी देश में रहते, तो हम लोग भी तो देश के लिए संसाधन कहलाए। तो राष्ट्रीय संसाधन है कि नहीं, देश का मान बढ़ेगा यदि तुम अच्छा नंबर लाओगे, अच्छे से पढ़ोगे, देश के लिए कुछ अच्छा करोगे। तो देखो, भूमि हो गया, खनिज पदार्थ, जितना सोना चांदी लोहा मिलता है वो किसके अंडर होता है, सरकार के अंडर होता है। जल संसाधन, नदी पे बांध बनता है, नहर जा रहा है, ये सब किसका संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन। एक उदाहरण सिंपल सा, स्कूल हो गया है ना, वो सब भी सरकार का है। सरकार का जो भी चीज है, बिजली व्यवस्था, सड़क हो गया, ये सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। वन एवं वन्य जीव, जंगल है, तुम एक कुत्ता को भी नहीं मार सकते, यदि तुम मार रहा है, हम वीडियो बना लिए और पुलिस में केस कर दिए तो तुमको थाना जाना पड़ जाएगा, तो उसके लिए भी कानून बना हुआ है, ठीक है ना। हम जानवर को चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम एगो कीड़ों को मार रहा है ना, तो उस पर भी हम एफआईआर करवा सकते हैं। तो ये चीजें, तो सांप तक को भी मारने का अधिकार नहीं है। समुद्री जीव, वो भी क्या है, भारत सरकार का, लेकिन कहाँ तक, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक होता है आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र होता है, जमीन नहीं से 19 किलोमीटर अंदर समुद्र में, उसके बाद 200 किलोमीटर और, ठीक है, तो वो देश का होता है। तो वो सारा सारा राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है कि वो जो 200 किलोमीटर के बाद का एरिया होता है ना, देश, किसी भी देश के बाद जो 200 किलोमीटर का एरिया है, उसके बाद जो पानी में बचा जो भी जगह, वो सब किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। कानूनी तौर पर वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। किसी भी देश के तट रेखा से कितने किलोमीटर के बाद वाला क्षेत्र, 200 किलोमीटर के बाद वाला क्षेत्र, ठीक है। इस पर किसी भी देश का आधिपत्य नहीं होता है। कोई जो कहेगा हम जाके वहाँ मछली मार लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम यहाँ पर अपना एक बिल्डिंग खड़ा कर दे, ये नहीं कर सकता है, ठीक है। उस पर क्या कर सकता है, कौन कर सकता है, तो यूएन कर सकता है। क्या कर सकता है, जो करना हो, रिसर्च करना हो रिसर्च करेगा, जो भी मर्जी वो कर सकता है। अब अगला प्रश्न है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन करें। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। जैसे ही नाम सुने हम लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि पहले भी पढ़े हुए थे। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिसका हम लोग बार बार उपयोग करते हैं। देख लो, पानी पीते हैं, फिर पानी कहाँ चला जाता है, बारिश हुआ, देखो पानी लगा हुआ है खेत में, फिर जमीन अवशोषित करेगा, फिर वो पानी निकलेगा उधर से फिल्टर होकर के, है ना। तो क्या होता है, ये क्या पुनः उपयोग कर लेते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन। तो इसके लिए देखो परिभाषा हम बहुत सुंदर से लिखे हैं शॉर्ट करके, कि इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मकई लगाया था खेत में, ठीक है, मकई हुआ, फसल काट के ले भी आए, अगले साल फिर लगा लेंगे, फिर होगा, ये क्या होगा, बार बार प्राप्त कर रहे थे, ये कोई हमारा नवीकरणीय संसाधन है ना। और क्या हो गया नवीकरणीय संसाधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सोलर प्लेट लगाता है लोग, सोलर प्लेट देखा है, सौर ऊर्जा से जो बैटरी चार्ज होता है सूर्य के प्रकाश से, वो सब क्या है नवीकरणीय। जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, वन, वन्य प्राणी, तो वन भी, जंगल, जंगल क्या है, जंगल को लगा देखो ये पूरा घना हो गया है, बड़ा बड़ा घास हो गया, तो ये सब क्या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। जीव जंतु भी, कुत्ता है, आज एक 4 बच्चा दिया था, अगले साल फिर 4 बच्चा देगा, वो क्या है नवीकरणीय संसाधन है। मानव क्या है नवीकरणीय संसाधन है ना, ये चीज है। अब नवीकरणीय संसाधन को भी दो भाग में बांट दिया भैया। एक बोला सतत या प्रवाह संसाधन, एक क्या बोला, सतत या प्रवाह संसाधन, और दूसरा हो गया जैव संसाधन। जैसे सतत या प्रवाह संसाधन किसको बोलेगा, पानी बहता है,
सतत हो गया, चलते रहता है। या प्रवाह संसाधन, बहने वाला संसाधन हो गया, हवा भी बहता है, तो ये दोनों क्या हो गया, सतत एवं प्रवाह। जैव संसाधन क्या हो गया, जीव जंतु पेड़ पौधा ये सब। इसको हम लोग पुनः चक्रीय भी बोलते हैं। नवीनीकरणीय संसाधन क्या बोलते हैं, पुनः चक्रीय बोलते हैं कि नहीं। हम लोग पानी पीते हैं, पानी पसीना के रूप में बाहर निकल जाता है, पेशाब के रूप में बाहर निकल जाता है, फिर पानी पीते हैं, फिर ये प्रोसेस चलते रहता है, पुनः चक्र होते रहता है ना। सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, हम लोग नहीं गिनते हैं कब छोड़ते हैं कब लेते हैं। कब छोड़ा था अगले बार सांस छोड़ा है, 2 घंटा पहले छोड़ा सांस। वो प्रक्रिया चलते रहता है, पुनः चक्रीय, ठीक है ना। अनवीकरणीय संसाधन जस्ट उसका उल्टा है। इसमें क्या लिखा है, इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। वो जो पहले वाला नवीकरणीय पुनः चक्रीय था, यह पुनः चक्रीय नहीं है। एक बार प्रयोग करने के बाद अनवीकरणीय संसाधन समाप्त हो जाता है। तब बोलोगे कौन समाप्त होता है, तो हम लोग जानते हैं, कोयला समाप्त हो जाएगा, पेट्रोल समाप्त हो जाएगा, डीजल केरोसिन हर चीज समाप्त हो जाने वाला, ये चीजें हो गया। पेट्रोलियम कहा जाता है, ठीक है। पेट्रोल डीजल नहीं कहा जाता, इसको क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम। क्योंकि हमारे देश में जो पेट्रोल डीजल बनता है, हम लोग पेट्रोल खरीद करके नहीं लाते, हम लोग क्या लाते हैं, पेट्रोलियम खरीद के लाते हैं। पेट्रोलियम खनिज है, और उसको हम लोग यहाँ पर मशीन लगा करके शुद्ध करते हैं। शुद्ध जो होता है, सबसे शुद्ध वाला पेट्रोल हो जाता है, उससे थोड़ा जो कम घटिया क्वालिटी का है डीजल, उससे जो घटिया क्वालिटी केरोसिन। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती है। तो हम लोगों यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद फिर इसका अगला पार्ट लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। हम लोग का टारगेट अवश्य पूरा होगा, ठीक है। लास्ट अक्टूबर तक सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद फिर मज़े से हम लोग रिवीजन करेंगे, और अच्छे से अच्छे इस बार एग्जाम देने वाले हैं।